इस स्टडी वीडियो को देखने के बाद आपको संज्ञा को फिर दोबारा समझने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा क्या होता है? संज्ञा शब्द का उपयोग किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, गुण, भाव या स्थान के लिए नहीं किया जाता, बल्कि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम के लिए किया जाता है। जो ये नाम है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो संज्ञा होता है, संज्ञा इस दुनिया में हर वो चीज़ होती है जिसका कोई नाम होता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मोहन जाता है, तो इसमें जो मोहन है, ये मोहन का नाम है। मोहन कोई इंसान है और उसका नाम है मोहन, तो इसलिए वो संज्ञा हो जाएगा। इसके कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे। व्यक्ति का नाम रमेश, अजय, विराट कोहली, ये सारे व्यक्तियों के नाम हैं। वस्तु के नाम तो देखोगे सब में ही नाम 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 है, और जितने भी नाम होते हैं वो सारे ही तो हमारे पास संज्ञा। ओके, अब संज्ञा के भेद को देखते हैं। तो संज्ञा के टोटल मिला के 5 भेद हमारे पास होते हैं, लेकिन इसमें से जो हमारा नॉर्मली सिलेबस में होते हैं वो सिर्फ शुरुआत के 3 ही होते हैं। तो अभी के लिए हम शुरुआत के 3 को ही अच्छे से समझेंगे, बाकी के 2 को भी हम ऊपर ऊपर से समझ लेंगे। तो सबसे पहले भेद को देखते हैं, जो कि है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और किसी वस्तु विशेष के नाम के द्योतक शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या किसी वस्तु विशेष, हम किसी विशेष की बात कर रहे हैं, हम किसी समूह की नहीं बात कर रहे हैं। विशेष का मतलब यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल पर्सन के लिए, जो कि सिर्फ एक अकेला इस पूरी पृथ्वी पे होगा, कोई अकेला पृथ्वी पे स्थान होगा, या पूरे इधर हमारे पास अकेली कोई वस्तु होगी जो कि हम जानते हैं और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो ही हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे रवि या जयपुर, जहाँ रवि नाम प्रत्येक व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता, किसी एक का ही होगा जिसके बारे में आप बात कर रहे होगे, सिर्फ उसी का ही नाम रवि होगा। जयपुर देश या दुनिया के प्रत्येक शहर का नाम नहीं हो सकता। पूरी की पूरी दुनिया में जयपुर नाम की सिर्फ एक ही जगह होगी। पूरी की पूरी दुनिया में जो इंडिया है वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, तो इसके उदाहरण में हमेशा हम किसी की बात कर रहे होंगे। जैसे मोहन गाता है, कोई भी इसमें तुम्हारा इंसान या फिर व्यक्ति की तुम क्या कर रहे होगे? बात कर रहे होगे। श्याम मेरा दुश्मन है, इसमें जो श्याम है वो भी एक व्यक्ति है। विराट कोहली एक महान बल्लेबाज है, इसमें भी जो विराट कोहली की बात हो रही है वो एक इंसान है। और जयपुर में हवा महल है, और जयपुर भी तुम्हारा इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक अकेला ही जगह है। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या किसी वस्तु विशेष की जाति बताने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण के तौर पे पशु, कवि, कुत्ता, बिल्ली, नदी, पहाड़, महासागर, महाद्वीप इत्यादि आ जाएंगे। इसका क्या तात्पर्य है? इसका यह तात्पर्य है कि सबसे पहले तो ये सेमी डेफिनेशन है जो हमने ऊपर देखी थी, पर इसमें यहाँ पे बस हम बोल रहे हैं कि जाति की बात हो रही है, यानी कि जो पशु है, पशु एक जाति है, कवि एक जाति है, कुत्ता एक जाति है। इसमें हम किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, उस विशेष व्यक्ति की जाति की बात कर रहे हैं। शेर, गाय, ऊँट, हाथी और खरगोश सभी अलग अलग है, लेकिन इन सभी को एक जाति से संबोधित किया जा सकता है, उस जाति का नाम जानवर है। तो यहाँ पे ये सारे जानवर अलग अलग थे, लेकिन इन सब की जाति तो एक ही है, जो कि है जानवर। यह जानवर शब्द किसी एक विशेष जानवर के बारे में नहीं बता रहा है, क्योंकि जानवर शब्द से किसी एक जानवर के बारे में पता चलने की बजाय संपूर्ण जाति, जो कि जानवर की जाति है, उसके बारे में पता चलता है। अतः जानवर जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार शहर, बालक, गांव आदि जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। महिलाएं शहर जा रही है, बिल्ली चूहे का शिकार करती है, पक्षी पेड़ पर रहते हैं, मानव सबसे बुद्धिमान होते हैं, हाथी विशाल जीव है। यहाँ पर जितने भी उदाहरण हैं उन सब में हम किसी न किसी जाति की बात कर रहे हैं। जैसे पहले वाले में हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, दूसरे में बिल्ली की बात कर रहे हैं या चूहे की बात कर रहे हैं, पेड़ की बात कर रहे हैं, पक्षी की बात कर रहे हैं। इसमें हम किसी भी एक जाति का कोई विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहे, पूरे के पूरे जाति की बात कर रहे हैं।
मानव भी अपना पूरा एक जाति है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अब ये समझते हैं। किसी भाव, गुण, दशा और अवस्था का ज्ञान करवाने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब कि कोई भी तुमको भाव दिखे, गुण दिखे या किसी भी चीज़ की दशा या फिर किसी भी वस्तु की अवस्था, तो इन सब चीज़ों को हम भाववाचक संज्ञा ही बोलेंगे। उदाहरण के तौर पे क्रोध हो जाएगा प्रसन्नता, प्रेम, आश्चर्य, लालच, जवानी इत्यादि। इसके उदाहरण क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम, आश्चर्य, यहाँ शब्द भाव का बोध करवा रहे हैं, अतः क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम एवं आश्चर्य भाववाचक संज्ञा है। यानी कि जो क्रोध है, क्रोध का मतलब गुस्सा, प्रसन्नता यानी जो हम खुश होते हैं, प्रेम प्यार, आश्चर्य या फिर चौंक जाते हैं, ये सारे हमारे भाव है और यही भाव भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। कुछ और उदाहरण इसके सुंदरता और ईमानदारी, यहाँ दोनों शब्द गुण को दर्शाते हैं। ये किसी व्यक्ति का गुण होता है कि कोई औरत सुंदर है तो ये उसका गुण है, कोई इंसान ईमानदार है तो ये भी उसका गुण है, अतः सुंदरता एवं ईमानदारी भाववाचक संज्ञा में ही आएगा। बुढ़ापा, बचपन, सुख, यहाँ शब्द अवस्था को दर्शाते हैं, अतः बुढ़ापा, बचपन एवं सुख भाववाचक संज्ञा होता है। बुढ़ापा और बचपन और सुख अवस्था को दर्शाते हैं। बुढ़ापा एक अवस्था है, बचपन एक अवस्था है। हमेशा कोई बूढ़ा नहीं रहता या हमेशा कोई बच्चा नहीं रहेगा, उसका बचपन कभी ना कभी जाएगा। सुख, हमेशा कोई सुखी नहीं होता, टाइम टू टाइम सुख या दुख ये तो आते जाते रहते हैं। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, जातिवाचक संज्ञा से कभी कभी एग्ज़ाम में भाववाचक संज्ञा बनाने को आ जाता है। ये हम कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। जातिवाचक संज्ञा जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसमें तुम्हें खाली एक प्रत्यय लगा देना है, तो उससे तुम्हारा भाववाचक संज्ञा में वो बदल जाएगा। जैसे बच्चा, अभी हमने देखा ऊपर कि बच्चा जो था वो एक जाति थी, युवा जाति है, बालक जाति है, मित्र जाति है, पुरुष जाति है। यहाँ पर इनके साथ जैसे ही हम कोई सा भी प्रत्यय लगा लेंगे, प्रत्यय मतलब कि जो शब्दों के पीछे हम कुछ और शब्द मिला के इसको लगा देंगे तो उससे ये भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा। जैसे बच्चा और पन क्या बन जाएगा, बचपन। युवा और अन क्या बन जाएगा, यौवन। और बालक और पन क्या बन जाएगा, बालकपन। और मित्र प्लस ता क्या बन जाएगा, मित्रता। सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आ सकता है, तो उसका भी सेम ही ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले जो भी आपको सर्वनाम दिया होगा, जैसे अपना, मम, मम, अहम, सर्व, ये मम और अहम ये सारे के सारे हमारे संस्कृत शब्द हैं, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। लेकिन इससे पहले वाला जो हमने ऊपर वाला पढ़ा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही आता है। अपना प्लस पन से क्या बन जाएगा, अपनापन। मम प्लस ता से ममता, मम प्लस त्व, ममत्व। अहम प्लस कार, अहंकार। सर्व प्लस स्व, सर्वस्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, इसका भी सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे तुम्हें विशेषण दिए होंगे और उसके साथ अब प्रत्यय तुम्हें जोड़ना है। छोटा प्लस पन, इससे छुटपन बन जाएगा। बड़ा प्लस पन, बड़प्पन। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। अच्छा प्लस आई, अच्छाई। मीठा प्लस आस, मिठास। अब अगला आता है क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा। इसका भी फॉर्मूला एकदम सेम रहेगा, पीछे प्रत्यय लगेगा और आगे को प्रश्न में जो भी क्रिया शब्द पूछा गया है वो ही आपको लगा देना है। जैसे पहला है घबरा, घबरा में हमने आहट मिला दिया तो उससे ये घबराहट बन गया। मिल में आवट मिला दिया तो मिलावट बन गया। ऐसे ही करके इसके आगे के भी 3 एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ऐसे करके ये कुछ उदाहरण थे जिसके तहत हमने देखा कि कैसे अलग अलग शब्दों को भाववाचक संज्ञा में कैसे बदला जा सकता है। तो अभी तक हमने कुल मिला के 3 भेद पढ़ लिए हैं और ये 3 भेद ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में बाय चांस समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी पूछ लिया तो उसका उत्तर आप कैसे देंगे, अब इसे देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय विशेष की स्थिति को प्रकट करते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, संसद, भीड़, ढेर, दल, सेना, सभा, परिवार, कक्षा, मेला, सेना, पुलिस इत्यादि। इसका मतलब यह है कि जो भी संज्ञा शब्द होंगे वो अगर तुम्हें किसी समूह या समुदाय विशेष की स्थिति को प्रकट करेंगे, सिर्फ समूह या समुदाय को नहीं, क्योंकि वो फिर जातिवाचक हो जाएगा, पर ये उसकी स्थिति को प्रकट करेंगे, तब उसे हम समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। यह सभी शब्द एक समूह को बोध करवाते हैं। अतः संसद, भीड़, ढेर, दल, सेना, सभा, परिवार, कक्षा, मेला, सेना, पुलिस आदि समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। आज गांव में सभा है, कल संसद में बहुत बहस होगी, हम सभी मेला घूमने गए थे, भीड़ ने 10 लोगों को कुचल दिया, भारतीय सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेना है। यहाँ पे आप जितने भी उदाहरण हैं इन सब में एक ही चीज़ देखोगे कि यहाँ पे किसी न किसी समूह में कोई विशेष बात हो रही है। जैसे आज गांव में सभा है, तो गांव तो हमारा एक समूह को दर्शा रहा है यहाँ पे, और लेकिन वहाँ पे विशेष बात क्या है कि यहाँ पे हमारी एक सभा होने वाली है। कल संसद में बहुत बहस होगी, यहाँ पर संसद भी हमारा एक सभा है या समुदाय है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बहस होगी, ये इसका एक विशेष कार्यक्रम है। अब संज्ञा के आखिरी भेद की ओर चलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु तथा अधातु का बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब अगर कोई भी लिक्विड यानी द्रव्य, पदार्थ कोई सा भी सामान, धातु में जैसे लोहा, चांदी, सोना, ये सारी चीज़ें धातु आ जाएंगी, और अधातु जैसे कि पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, और ये सारी चीज़ों का बोध कराने वाले शब्द को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के तहत 3 प्रकार की अवस्था होती है। पहला होता है ठोस अवस्था, जिसके उदाहरण हैं सोना, चांदी, लोहा आदि शब्द अलग अलग धातु को दर्शाते हैं, अतः सोना, चांदी, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरा द्रव अवस्था, पानी, दूध आदि शब्द द्रव को दर्शाते हैं, अतः पानी, दूध द्रववाचक संज्ञा है। तीसरा गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सारे गैस अवस्था को दर्शाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण, महेश को पानी पीना है, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, गाय का दूध मीठा है, ऑक्सीजन जीवन के लिए ज़रूरी है, लोहे में जंग लग गई है। इन 5 उदाहरण में आप एक चीज़ समान देखेंगे, जो कि है हर जगह किसी न किसी द्रव्य की बात हो रही है, जैसे पानी, सोना, दूध, ऑक्सीजन, लोहा। PDF के माध्यम द्वारा मैं ये सब कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।